सोलंकी डॉक्टर साहब, साहब, ओवर टू यू। आप तो ये क्रिटिकल थिंकिंग और इस तरह की ऑलमोस्ट ब्लेस्फेमस किस्म की बातें कर रहे हैं ऐसे मुल्क में जहां पर तोते बनाने की कारखाने ज्यादा हैं कि जी हाँ, तोते की तरह से रट्टा लगाओ, जी हाँ, सवाल ना उठाओ, हाँ, क्वेश्चन ना करो, किसी चीज पे तनकीद ना करो, हाँ, फर्मा बरदारी करो, ताबेदारी का कल्चर पैदा करो। जी, तो वो आपके जो मशवरे हैं मुझे नहीं पता। अभी आप बता रहे थे कि किस तरीके से हम अपने वसाइल को ज़ाया कर रहे हैं शहरों में, और किस तरीके से ये जो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा जो कर्जा है गैर मुल्की, उससे हम हाँ, जान छुड़ा सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो है वो मकबूल जो नुस्खे हैं, वो तो ये हैं कि इलेक्शन के दौरान एक साहब जो अभी वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि बहुत आसान नुस्खा है, 200 अरब डॉलर हमारे सियासतदान चोरी करके ले गए थे, वो जैसे ही इमरान खान आएंगे वो हम दूसरे दिन वापस ले आएंगे, 100 अरब डॉलर हम दुनिया के मुंह पे मारेंगे और 100 अरब डॉलर जो है वो अपने मुल्क पे लगाएंगे। तो 3 साल तो गुजर गए, मैं इंतजार कर रहा हूँ उन 200 अरबों का। तो पता नहीं वो अलिफ वाले अरब है या एन वाले अरब है, वो तो आप ही बताएंगे। लेकिन मसला ये है डॉक्टर साहब, जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि 3 साल के अंदर अगर आपकी तकरीबन आधी आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है, अभी आपको तड़ियां मिल रही हैं, अफगानिस्तान से अमेरिका जा रहा है, चला गया। अब जो है वो अमेरिका बहादुर जो है वो नाराज है। हाँ जी, अब यूरोप भी हमसे नाराज है। हाँ, चीन के 3 अरब डॉलर देने हैं, यूएई और सऊदी अरब जो है वो भी पैसे मांगते हैं, और एक नई जो कोल्ड वार में हम फंस गए हैं कि अब हम किस तरफ जाएं। क्या हम अमेरिका को और यूरोप को खुश करें या चीन को के साथ करें? हम अपनी जो जमहूरियत और जमहूरी आज़ादियाँ हैं, उनका सौदा कर लें? किस तरह की हम स्टेट बनाएँ? ये जो गुर्बत जो फैल रही है इस मुल्क के अंदर, जहाँ जमहूरी आज़ादियाँ भी सल्ब हो रही हैं दिन-ब-दिन, प्रेस पे भी ताले लग रहे हैं, तो हम इसको मैनेज कैसे करें अपने लोगों को? जी, ये मैं कोशिश करता हूँ, आपका बड़ा गहरा सवाल है, इसको जवाब देने की, मगर फिर उसके साथ-साथ हमें देखना पड़ेगा कि ये जो भी हालात आपने बताए हैं, ये और ज़्यादा संगीन और बड़ी तेज़ी से संगीन होंगे अफ़गानिस्तान के अंदर जो हालात हैं, उसके नतीजे में। तो हम उसको भी ज़रा थोड़ा-सा ध्यान दे दें। तो फिलहाल जो आप फरमा रहे हैं, वो ये है कि कोई भी मुल्क अ, तरक्की नहीं कर सकता आजकल के दौर में, जो अपनी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट को इस्तेमाल नहीं करता, और हमारी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट हमारी अवाम है। एक उसकी जो बेपनाह टैलेंट है, उसका बेपनाह पोटेंशियल है हमारी उसको बरूए-कार जितनी देर तक हम नहीं लाते और उनके ऊपर फ़ोकस नहीं करते अपनी अवाम की बेहतरी के लिए, आप वो तरक्की नहीं हो सकती। और अब इमाम की बुनियाद पे जो तरक्की है, वही आपको अपनी सियासी तौर पे सॉवरेन स्टेट बनाएगी। आप चाहे अमेरिका हो या चीन हो या इंडिया हो, जो भी ममालिक आपके आपके ऊपर आपकी सॉवरेनिटी या आपकी इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन करना चाहते हैं, उस पे प्रेशराइज़ करना चाहते हैं, उनका जवाब आप तभी दे सकते हैं अगर आप अपनी अवाम की तरक्की की बुनियाद पर आप मुल्क चला रहे हो। तभी आप सियासी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होगे, तभी आप अपनी डेमोक्रेसी को भी बचा सकेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। अब बाकी रह गया कि ये जो मैंने जिस तरह अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो शिफ्ट है ग्रोथ ग्रोथ स्ट्रैटेजी का, एक ऐसी ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो अमीरों के ऊपर बेस्ड है, और उनको ये एनरिच करने के लिए आपकी ग्रोथ होती है, और उसका नतीजा ये होता है कि वो ग्रोथ सस्टेन ही नहीं हो पाती। तो आपको लोगों की जो इनोवेशन है और लोगों की जो कैपेसिटीज हैं, उसकी बेसिस पे ग्रोथ करने के लिए आपको मुख्तलिफ किस्म की बजट पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। आप फिल फॉर 3 काम करें।
आप कहें जी बेहतरीन तालीम हम गारंटी करते हैं हर शहरी को, बेहतरीन सेहत हर शहरी को गारंटी करते हैं। हम अगर वो बेरोजगार होता है या उसको वो तकलीफ में आता है तो उसको हम सपोर्ट देंगे फाइनेंशियल। और और फिर चौथी बात ये है कि हम रोटी खाना जो है ना वो बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है उसको गारंटी कर दे, फ्री दें। ये पहला कदम है उस तरफ जाने का, पीपल सेंटर्ड ग्रोथ की तरफ जाने का, पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट एंड नेशनल इंडिपेंडेंस की तरफ जाने का यही तरीका है। आप ये देखेंगे, खैर अब इसमें क्या मैं जाऊं, मैंने जो रिसर्च करा था मैं हैरान हो गया देख के कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू में ये कहा था कि हमारी जो तरक्की है खासतौर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो लोगों के टैलेंट और लोगों के पोटेंशियल एक्सप्लोर करके वो हम करेंगे, तभी हम अपने मुल्क को इंडिपेंडेंट बनाएंगे ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। ये मैंने लिखा है अपनी किताब में भी। तो ये हम इस चीज को भूल गए हैं। अब आपने फिर रेस कर दिया यही यही बात जो जिन्ना ने रेस की थी कि ये जो नेशनल इंडिपेंडेंस है, पॉलिटिकल सॉवरेंटी है, ये मुंसलिक है कि आप किस किस्म की मुआशी तरक्की कर रहे हैं। अगर आपकी मुआशी तरक्की फॉरेन एड के ऊपर बेस्ड है तो फिर तो आप हर वक्त सिर ही झुकाई जाएंगे ना उनके आगे, जो वो कहेंगे वो करते जाएंगे। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि वी हैव बीन यूज्ड एज अ हायर्ड गन, तो फिर तो आप अगर एड पे डिपेंडेंट है तो आप हायर्ड गन ही बने बने रहेंगे ना। तो अब पॉइंट ये है कि अगर आपने मुल्क की सॉवरेंटी को जीतना है तो लोगों की सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हो, फिर आपकी सॉवरेंटी होगी, नेशनल इंडिपेंडेंस होगी। So national independence depends on the kind of economic growth you are able to generate. If you generate people-centered growth or based on human development, उस किस्म की ग्रोथ ही आपको नेशनल इंडिपेंडेंस को सिक्योर करेगी। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो सारा संगीन सूरत हाल शुरू में रजा रूमी साहब ने भी रेज की और आपने भी रेज की, उसके तीन आंसर थे जो आपने फरमाए हैं कि भाई ये पाकिस्तान के अंदर एक तो गुर्बत और बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और दूसरा ये है कि अफरात ज़र बहुत तेजी से हर वो कदम जिसकी वजह से अफरात ज़र बढ़ सकती है वो ले लिया गवर्नमेंट ने। इसके अलावा और कोई कदम रह ही नहीं गया। तो अफराद ज़र भी सो बेरोजगारी और गुर्बत भी एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप कीमतों के अंदर खाने पीने की चीजों में की कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। ये आपका एक बड़ा संगीन क्राइसिस है। और ऊपर से आपकी जो डेट बर्डन है, जो आपकी कर्जे वापस करने की किस्तों का बोझ है, वो इतना ज्यादा है कि उसने आपकी गर्दन बंद की हुई है, आपको शिकंजे में फंसाया हुआ है। आपके पास कोई फिजिकल स्पेस ही नहीं है लोगों की तरफ देखने के लिए। तो अब ये जो संगीन सूरत हाल है, ये हमने इस डिस्कशन के दौरान कहा है कि भी इसके शॉर्ट टर्म मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, लोगों को कुछ सांस लेने के लिए, उनको कुछ सस्टेन करने के लिए आपको करना पड़ेगा। लोग खुदकुशियां करना शुरू हो गए, वो तो आप पहले उनको उनको तो कुछ सहारा दें शॉर्ट टर्म में। डोंट वरी अबाउट द बजट डेफिसिट, फॉरगेट अबाउट ऑस्टेरिटी। आईएमएफ को कहो जाओ, जाके अपने घर जाओ, हम अपने कर्जे वापस करेंगे खुद, और ये हम अपनी पॉलिसी इख्तियार करेंगे। हम बजट डेफिसिट 12% जनरेट करेंगे जीडीपी का, और ऐसा होगा कि वो लोगों की बेहतरी के ऊपर खर्चा होगा। सो ये स्टेप आप शॉर्ट टर्म में लें। मीडियम टर्म में जैसे मैंने अर्ज किया वो सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए, एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर में और बाकी मईशत में, पीपल सेंटर्ड ग्रोथ के लिए वो आप करें। तो अब मसला ये है कि शॉर्ट टर्म में क्या करें। शॉर्ट टर्म में तो और भी ज्यादा गमगीर हो रहा है हमारा जो क्राइसिस है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि 30% की कीमत बढ़ गई, गंदम की, तेल की भी बढ़ गई, एक्सचेंज रेट 170 पे चले गया, और ऊपर से बिजली की कीमत भी बढ़ गई। तो ये तो सारा ये मिला जुला के ये तो एक एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे कि नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू गवर्न। इम्पॉसिबल कर रहे हैं आप गवर्न। आप तो एक मुल्क के अंदर टाइम बॉम्ब आपने क्रिएट कर दी, एक्सप्लोसिव सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो
अब ये मेरी अर्ज ये है कि जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है, उसके नतीजे में ये संगीन सूरत हाल बड़ी तेजी से और संगीन हो जाएगी, और हमें उसका फिक्र करना चाहिए। जरा गौर करें, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है, बल्कि ऑलरेडी किसी हद तक आ गई है, कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि हुकूमत की सलाहियतों से बाहर हो जाएगा। फिर हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं जो अभी भी करे, टू गो इनटू स्टेट ऑफ डिनायल। ओके जी, सब कुछ ठीक है, फिक्र ना करो, वो मुरव्वत इस्तेमाल करो, हमें हमारे ऊपर तनकीद ना करो। तो मतलब है हुकूमत जो है वो फिर मुंह बंद करने के अंदर लग जाएगी लोगों के, और वो जो संगीन क्राइसिस है रियासत का और माशरे का और मईशत का, उसके बारे में कुछ उसके करने के लिए काबिल ही नहीं होगी। तो आप उस खतरनाक खुदा ना खास्ता सूरत हाल, मैं कह रहा हूँ, वो क्रिएट हो सकती है अगर हमने अफगानिस्तान के बारे में गौर ना किया। देखें, आप उसकी मईशत को भी जरा देख लें, अफगानिस्तान की मईशत को जरा थोड़ा सा देख लें तो प्लीज। ये आप देखें कि नवंबर 2020 से लेके मार्च 2021, ये कोई 5 महीनों की बात है। इस पीरियड के दौरान 40% अफगान पॉपुलेशन जो है ना वो फूड इनसिक्योर हो गई है, सिर्फ इन 5 महीनों में। ये तालिबान के टेक ओवर से पहले की बात हो रही है। वजह उसकी ये है कि वहां पे ड्राउट आया है, अफगानिस्तान के अंदर बारिशें नहीं हुई, तो उनकी एग्रीकल्चरल आउटपुट भी कम हो गई है, फूड आउटपुट भी कम हो गई है, और ये 40% आबादी 5 महीनों के अंदर फूड इनसिक्योर हो गई है। ये मैं आपको एफएओ की फिगर्स दे रहा हूँ। और ऊपर से आप जब तालिबान की हुकूमत पे सारी जो डिसरप्शन आई है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और सारा क्राइसिस आया है, उसके नतीजे में और भी ज्यादा लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। सो यूएन खुद ये कह रहा है कि भाई अफगानिस्तान इज फेसिंग ह्यूमन कैटास्ट्रोफी, एक कैटास्ट्रोफिक ह्यूमन सिचुएशन वहां क्रिएट हो रही है। अब उसके लिए आप अफगानिस्तान की हुकूमत, अल्लाह करे कि वो ब्रॉड बेस्ड और मल्टी एथनिक और स्टेबल हुकूमत बन जाए और वेस्टर्न वर्ल्ड उसकी अच्छी नजर से उसको देखना शुरू कर दे। मगर बात यह है कि उसको हुकूमत चलाने के लिए 5-6 अरब डॉलर साल के चाहिए। लोगों की तनख्वाहें देनी है आपने, अपनी फौज को भी तनख्वाहें देनी है और एडमिनिस्ट्रेशन को देनी है, आपने बिजली प्रोड्यूस करनी है, आपने खाना लोगों को देना है। 5-6 अरब डॉलर की बात है, 1 अरब डॉलर की बात नहीं। 1 अरब डॉलर तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने ऑलरेडी कमिट कर दिया उनको, तो 5-6 अरब डॉलर की बात है। अब हमारे कोई दोस्त है वो कहते हैं जी गम ही ना लाओ, फिक्र ही ना करो जी, वो जो उनके तो एमराल्ड के माइंस हैं, उनकी जो लिथियम है, फला है, उनके पास मिनरल, बड़े स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, और ऊपर से एमराल्ड माइंस हैं। तो वो $1 ट्रिलियन का एस्टिमेट लगाया है उनके, $1 ट्रिलियन के उनकी वो नेचुरल रिसोर्सेज है वहाँ। तो मगर पॉइंट ये है कि उनको निकाल के, उनको प्रोसेस करके, उनको बेच के, वो इसके लिए टाइम लगेगा। हम बात कर रहे हैं पहले 1-2 साल की। तो डॉक्टर साहब अभी तो खैर वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, खबरें आ रही हैं कि जी तालिबान के अंदर भी फड्डा हो रहा है, और वहां अगर हालात खराब होते हैं तो हम पर भी असरात होंगे, और इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे अगली बार आपसे, क्योंकि अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अगर आप दे दें, मैं बड़ी जल्दी इसको खत्म कर दूं अफगानिस्तान वाली। मैं ये सिर्फ अफगानिस्तान की अर्ज ये कर रहा था कि अफगानिस्तान में अब जब भूख फैलेगी ना, तो कनक जो पाकिस्तान में है ना वो आपकी स्मगल हो जाएगी, आप उस स्मगलिंग को नहीं रोक सकते। दोनों तरफ पश्तून हैं, वो उनकी रिश्तेदारी हैं, वो उसको कभी रोक ही नहीं सकते, पोरस बॉर्डर है आपका। तो अब मसला ये है कि आपने, पाकिस्तान ने ऑलरेडी 3 मिलियन टन तो कनक इंपोर्ट की है ना। अफगानिस्तान की रिक्वायरमेंट जो है वो तकरीबन है, वो भी 3-3.25 मिलियन टन की है। तो वो यहाँ की जो कनक है वो अफगानिस्तान के अंदर स्मगल होनी शुरू अगर होगी, खुदा ना खास्ता, जब वहां भूख फैलेगी, तो फिर पाकिस्तान का एक बड़ा सीरियस क्राइसिस हो जाएगा।
यहाँ पे फूड प्राइसेस और बढ़ जाएंगी, शॉर्टेज हो जाएगी कनक की, और यहाँ अगर आप उसको इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बड़ा सीवियर हो जाएगा। ऑलरेडी आप ये देखें ना कि जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ा एक डेंजरस सिचुएशन में है। आपकी जो डेट सर्विसिंग है वो आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स का आधा हिस्सा है, सही। और आपकी जो रेवेन्यूज हैं उससे वो 55% के करीब वो जा रहा है आपकी डेट सर्विसिंग में। अब मुल्क अगर सही। ऐसी हालत के अंदर फंसा हो और उसको आप कहेंगे जी 3 मिलियन टन तो आपने मंगा लिया, 6 मिलियन टन और मंगाए वरना यहाँ लोग भूखे मरेंगे, तो किधर से पैसा लेके आएंगे आप? ये काफी सीरियस किस्म के इश्यूज हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका हमने आज काफी वक्त लिया। कुछ चीजें रह गई हैं, मिसाल के तौर पर जब तक खिते के अंदर अमन नहीं आता और पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, तो जो नेशनल सिक्योरिटी के जो इम्प्लीकेशंस हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी पे जो एक्सपेंडिचर है, उसको भी आप कम नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए? क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? इस पर हम अगले ही बार आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू, थैंक बहुत यू। शुक्रिया जी।